Hello. हेलो। It is Tamlikam. वालेकुम सलाम। जी सर, कल आपने क्लास कंडक्ट करी थी क्या? Sorry. कल आपने क्लास कंडक्ट करी थी? जी मैम। सर मतलब मैंने लिंक कनेक्ट किया था 7:30 लेकिन आया ही नहीं था। फिर 15 मिनट्स बाद दोबारा किया था, तब भी नहीं शो हो रहा था। आई डोंट नो, लेकिन उसमें ये था कि कल यहाँ 10-15 मिनट के लिए वो हुआ था, हमारा इंटरनेट की इंटरप्शन थी। बट उसके जी। बाद कनेक्टिविटी हुई और क्लास हैज बीन कंडक्टेड। ओह, कल फिर मेरा मिस हो गया क्योंकि मुझे लगा 10-15 मिनट पे मैं कनेक्ट हुई होंगी और उसके उस वक्त जो है ना, ये सर्वर शो नहीं कर रहा था कि क्लास कंडक्ट हो रही है। नहीं, देन आई हैव एक मुझे कॉल आई थी 042 आई थिंक लाहौर के ऑफिस से। और देन आई हैव कन्वेड के ड्यू टू द इंटरप्शन, so this is the issue. और then connectivity was happened and I have taken successfully the class. ओके सर, मतलब आप अभी कंटिन्यू ही रखेंगे क्लासेस ऑनलाइन या फिर कहीं मतलब आईसीएमआई की तरफ से कोई कॉल आई है कि इससे कुछ कोर्स कंप्लीट कराना है? आप पहले तो ये बताइए कि यू आर टॉकिंग फ्रॉम द ICMAP ऑफिस और यू आर ए स्टूडेंट? स्टूडेंट हो सर, स्टूडेंट। अच्छा, तो मे आई आस्क योर नेम प्लीज? सर दोबारा रिपीट करिएगा। मैं आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज? मैमा, मैमा। इनफैक्ट ऐसा है कि देखिए, जो क्लासेस के हवाले के साथ है वो नेचुरली इफ द डायरेक्शन जो देंगे ICMAP वाले, अगर वो कहते हैं जी इट वुड रिमेन कंटिन्यू, तो द क्लासेस वुड रिमेन कंटिन्यू। तो दिस वुड बी द डिसीजन ऑफ द ऑफिस, और we are committed to take the classes until if some clear cut instructions are given. So chances are that the classes would remain continue online. चलिए ठीक है सर, फिर सर थोड़ा सा कल का अगर आप रिवाइज कर सकें फास्टली तो कर दीजिएगा, विल बी हेल्पफुल। नहीं, उसमें ये है कि नेचुरली जो PPTs वगैरह है आप उसे ज्वाइन करेंगे, और जो एक ग्रुप बनाया हुआ है उसमें ग्रुप में अपना नंबर मुझे शेयर कीजिए, ज्वाइन द ग्रुप, और उसमें वट एवर द मटीरियल है यू आर सपोज टू रिसीव। सर मुझे नंबर बता दीजिएगा। 0321 636 8747। सर रिपीट कीजिएगा। 0321 0321 636 8747। 6368747। जी जी जी। ओके ठीक है, थैंक यू सर। सो नाइस, थैंक यू। प्लीज, आप लोग डियर स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं जी आप लोग? Yes, sir. ओके, वेलकम ऑल टू यू पीपल। मेरा ख्याल 12-13 लोग इस वक्त हैं। लाइक, मे आई स्टार्ट? Yes. तो इनफैक्ट दीज आर दी, उमर उमर इधर आइएगा। ये मूव क्यों नहीं कर रही उमर? ये इसको करो, ये वो इनेबलिंग वाला, इसको। जी प्लीज, डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम we have discussed till the following slides. The basic idea, yeah, basic idea was that the competitive environment need to be discussed, or naturally the basic purpose was that to know the opportunities and threats, and finding that and to judging and try to know best the
competitive environment, and because that competitive environment, unless it is known, we may not be able to decide okay which sort of strategy we should have to make. But we have mentioned as well as दो चीजें बहुत अहम हैं एसएम के अंदर फॉर डिसाइडिंग योर स्ट्रेटजीज, और वो पहली मिशन और विजन है, और दूसरा हमारा आपका इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, और उसके अंदर हम स्ट्रेटेजिक फिट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम इसी को आगे चल के कुछ स्लाइड्स फिर हम शो करेंगे, लेकिन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज अ डायमंड मॉडल, और दैट डायमंड मॉडल हैव बीन गिवन बाय माइकल ई पोर्टर, और इसको द कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ द नेशन भी कहते हैं। mean that how a one nation can take advantage with someone other nation, is it? So that's why diamond model have been presented by the Michael E. Porter, or which tell us about how a one nation, a one country can make superior itself, herself, और फिर उस तरीके से वो comparative advantage और अपनी successful किस तरीके के साथ। तो कीप इन माइंड ये फर्म का मॉडल नहीं है, ये एक फर्म को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि एक नेशन के हवाले से मॉडल रिप्रेजेंट करता है। तो इफ गोइंग टू सी डायमंड मॉडल, an economic model that is developed by Michael Porter that aims to highlight and explain on why particular industries or nations become quite competitive in a particular location and on the national and international level. Now, please, you can visualize such slide, which is the basically remember this model. इनके ये चार बेसिक चीजें हैं जो वो कहता है कि अगर आपने एक नेशन ने दूसरी नेशन के ऊपर बेहतर होना है और एक कंट्री ने बेहतर होना है, तो वो कहता है कि हमें पहली तो बात है कि ये चीजें हमें करनी होगी। यू में से फॉर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, डिमांड कंडीशंस, सो रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फैक्टर एंडोमेंट, और ये किसी कंट्री के अंदर ये कैसी हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट और ये चांस, और ये फिर लाइक द कंबाइंड इम्पैक्ट, और ये कंबाइंड इम्पैक्ट मतलब है कि ये तो दूसरे लफ्जों में चार मेजर ये पैरामीटर हैं, और प्लस उसके साथ साथ किसी मुल्क में गवर्नमेंट और ये वहाँ के चांसेस क्या हैं, ये माय डियर मिलके पोर्टर डायमंड कहता है। और अगर हम इसके हवाले से कुछ बात करेंगे तो देन विल बी टॉकिंग अबाउट। इसी तरह अगर मैंने ये अभी हम बात करते हैं एनी हाउ डायमंड मॉडल में सेम दिस वन हैज बीन डिस्कस, दिस इज फॉर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, सो डिमांड कंडीशन कैसी हैं, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, और फैक्टर कंडीशन कैसे हैं, ये चांसेस हैं, और ये गवर्नमेंट है, ये है। तो अगर आप इसमें और इसमें देखेंगे नथिंग डिफरेंस एट ऑल, but anyhow I think these two model slides have been added just in order to make it clear to you people. अब तक की ये समझ आ गई जी आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स? एक्सक्यूज मी, रिलेशन तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि नहीं मैंने रिलेशन अभी बेटा जी बताया ही नहीं है, रिलेशन में अभी बताने जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये बात बताई है कि डायमंड मॉडल ऑफ माइकल ई पोर्टर वो हमें कहता है कि ये एक इकोनॉमिक मॉडल है, और इसको फॉलो करके एक नेशन अप और एक कंट्री अपने आप को बेहतर कर सकता है, और वो दूसरी नेशन के ऊपर वो अपने आप को सुपीरियर कर सकता है, एक इंडस्ट्रीज अपने आप को बेहतर कर सकती हैं। अच्छा, अब उसके लिए फॉर द टाइम बिंग आई जस्ट हैव मेंशन, यदि आप लोग ये करेंगे कि जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें ये हैं कि फॉर्म पहले हमें मतलब क्या करना होगा, फॉर्म स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, राइवलरी, फिर डिमांड कंडीशन, रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फैक्टर इंडोमेंट्स, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट और चांसेस वहाँ पे क्या है, ये है जी। पहले आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। अभी बेटा आप कौन बोल रहे हैं? मे आई आस्क यू योर नेम, जो अभी आप बोल रहे थे आप? सर मैं सोनिया खान फ्रॉम लाहौर। फ्रॉम लाहौर। तो अभी और बाकी लोग अभी कोई अजीम, हैव यू ज्वाइंड जेंटलमैन?
Azim, may I ask you? Gigi, please. जी, 2 participant raise the hands, please. पूछिए जी, excuse me. इस्लामाबाद से लोग ज्वाइन कर चुके हैं जी. असद, उज़मा फ्रॉम कराची. आज एक बिलाल साहब का भी एक मुझे मैसेज था, उन्होंने भी. बिलाल, हैव यू ज्वाइन? जी जी, एक्सक्यूज मी, रेज योर हैंड्स प्लीज. यू मे आस्क, यू मे मेक अ क्वेश्चन प्लीज. सर मे भी उनका माइक म्यूट है. सॉरी, माइक शायद सर उनका माइक म्यूट हो सकता है. अच्छा. अब ये यहाँ पे मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन माइक जो है वो अनम्यूट यहाँ मुझसे तो नहीं हो पा रहा. अच्छा जी, प्लीज अजीम, आप सुन रहे हैं मुझे? क्वेश्चन आंसर बॉक्स में देखने, शायद वो रिप्लाई कर रहे हो. चले मैं स्टार्ट करूँ जी, प्लीज. जी सर. यस सर. अच्छा जी, तो प्लीज अब आपने एक सर? नरेशन ने. जी जी, प्रीवियस लेक्चर से एक क्वेश्चन था, स्टार्ट से पहले पूछ लूं? व्हाई नॉट जेंटलमैन, प्लीज, यू आर वेलकम. सर वो फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो जनरल एनवायरनमेंट के अंदर जो था एक फिजिकल एनवायरनमेंट, वो मुझे जरा समझ नहीं आया थोड़ा उसकी मतलब उस हवाले से ना, इंडस्ट्री के हवाले, जनरल एनवायरनमेंट के हवाले से इम्पैक्ट फिजिकल एनवायरनमेंट, एक हम जो स्ट्रेटेजी बनाती है तो फिजिकल एनवायरनमेंट की मुझे समझ नहीं आई. हाँ जी, पहले तो अगर हम आप ही लोगों में से इनवाइट कर लें किसी को, कोई इसमें कोई आंसर करना चाहें तो प्लीज, यू आर वेलकम. एनी वन वो पूछना चाह रहे हैं कि जी फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है. प्लीज आपने इसको म्यूट करें, आवाज आ रही है. जी जी, प्लीज. जी जी. अच्छा जी, असद फ्रॉम इस्लामाबाद, वुड यू लाइक टू टॉक? सर मेरा भी पहले माइक जो था ना वो म्यूट था, आपने अनम्यूट अभी किया, बाकी का भी चेक कर लें. हो सकता है सबका जो है ना वो म्यूट ना हो, जिसकी वजह से वो बाकी पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे. अच्छा 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 अच्छा. अब यहाँ पे म्यूट ये इसको 1 मिनट जी, मैं जरा इस मसले को पहले हल कर लूं. उमर, जरा ये देखिए, इसमें ये स्पीकर को जो म्यूट बच्चों के स्टूडेंट्स के हैं वो कैसे पता चल रहा है? ये है, ये क्लियर है सब? हाँ. आप अच्छा जी, प्लीज, आप सुन रहे हैं जी मुझे? अजीम, नाउ आई एम टॉकिंग. जो आपने अजीम आपने बात कही है, देखिए इसका बड़ा सिंपल सा एक जो फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ एनी कंट्री इज व्हाट, इसे कहते हैं टोपोग्राफी. स्क्रैच रेजिस्टेंट है, कोई कहती है कि हमारा ड्रॉप प्रूफ है, कुछ स्क्रीन प्रोटेक्टर से कुछ एक्सप्लोसिव प्रूफ भी लिखा होता है, पता नहीं. जी प्लीज, ये आवाजें सी हैं कुछ इसमें. जी, अब मैं बोलूं जी अजीम? जी सर, जी सर प्लीज. अच्छा जी, देखिए बात ये है, जैसे ये फिजिकल इन्वायरमेंट है, जैसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं, कि जैसे हमारे मुल्क में व्हाट इज सी, आई मीन लैंड, पहाड़ हैं जी, डेजर्ट्स हैं. हमारा वो जो एटमॉस्फेयर जो है, रेनफॉल हमारे यहाँ कितनी है, ज़मीन कैसी है, उसकी फर्टिलिटी कितनी है, पहाड़ कैसे हैं और उनमें क्या है. हम कहते हैं ना हमारे यहाँ लश ग्रीन एरियाज, इधर केपी के अंदर लैंडस्केपिंग, ठीक है जी. हमारे पास
पानी है जी, ये है पहाड़ों से। ये जो टोपोग्राफी होती है और किसी मुल्क के अंदर जो उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जमीन, फर्टिलिटी, पहाड़, डेजर्ट्स, ये माय डियर समुंदर, आप लॉक्ड हैं, अनलॉक्ड हैं, ठीक है ना जी, ये उसकी फिजिकल होगी। अब जैसे कई हम अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान is blessed with the fertile land, as well as we have the mountain, we have the, I mean, like mines and minerals and other sort of bounties and benefit। ये हमारी क्या है, ये that is basically called the physical environment of a country। अजीम क्लियर? जी सर, इसकी एग्जांपल ऐसी हो सकती है, मैं क्योंकि फॉर्म और बिजनेस के लिहाज से देख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मतलब मेरे जहन में अभी आई है कि अगर एक केपी के है, उसके अंदर हार्ड वाटर है, थोड़ा पंजाब में थोड़ा सॉफ्ट वाटर है, एक साबुन बनाने वाली, लॉन्ड्री सोप बनाने वाली कंपनी है, तो वो इस लिहाज बाहर की कोई कंपनी है, अगर वो सोप बना रही है तो केपी के लिए जरा थोड़ा सा अलग डिफरेंट बनाएगी, क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज है। ये एक एग्जांपल हो सकती है इस तरह, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे नहीं मैंने बेटा जी, जितने भी आपने सर बताई है ना, बाकी तो सर सर ये तो प्रोडक्ट क्वालिटी की बात नहीं आ जाएगी, मतलब ये जो बात कर रहे हैं। पहली बात है अजीम, आप मुझे सुनेंगे आप? जी सर सुन रहा हूँ। देखो देखो बेटा, आप जब पढ़ रहे हैं तो जनरल इन्वायरमेंट में आप ये देख रहे हैं कि उस मुल्क का सोसाइटी के अंदर एज ए होल इन्वायरमेंट कैसा है, और चूंकि वो ओके इन्वायरमेंट आपकी फर्म को इम्पेक्ट करता है। देखो आप अगर अफगानिस्तान सर। के अंदर हैं तो इन्वायरमेंट और है, और आप पाकिस्तान में तो हमारे, आप देखो अफगानिस्तान वालों को गंदम आप वो खुद बनाते हैं? नहीं बनाते, वो पाकिस्तान से लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान वालों को वो गंदम क्यों मिलती है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक वास्ट ट्रैक्ट ऑफ फर्टाइल लैंड है, और जिसकी वजह से हम ये चीज़ें कर लेते हैं। हम तो अब अफगानिस्तान के बाद अब देखो वो मजबूर है, वो लॉक्ड एक मतलब कंट्री है, लेकिन हम वी आर कनेक्टेड, और हम हमारे पास सी है। तो सी का होना, मकरान का होना, कराची की बंदरगाह का होना, ये हमारी क्या है, ये फिजिकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब जो सी पैक हमें हमारा साथ चाइना अगर वो चीज़ कर रहा है, उसकी वजह क्या है? दैट इज द सी, अवेलेबिलिटी ऑफ द सी। तो सी का होना ना होना, ठीक है, और दरियाओं का होना ना होना, पानी होना ना होना, ज़मीन होना ना होना, डेजर्ट का होना ना होना, पहाड़ों का होना ये ना होना, और उसकी फर्टिलिटी जो है, ये नेचुरल जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हुई हैं, ये है माय डियर। हमारे पास देखो 4 मौसम हैं, कई ममालिक है जहाँ 4 मौसम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ें जो हैं, ये हमें क्या है, दैट वुड बी कॉल्ड द फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके सर। क्लियर? सर जी सर, नेचुरल थैंक यू। डिजास्टर्स भी फिजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं वो ना? वो नेचुरल डिजास्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो उनमें तो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस और नेगेटिव भी आएंगी, वो सारे उसमें फॉल करेगा उसका नेचुरल। इम्पैक्ट भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज पे होता है बिल्कुल बेसिकली। होता है, भी होता है, और हम्म पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। दैट्स व्हाई हम्म देयर इज अ पॉजिटिव, देयर इज अ नेगेटिव, एंड वी हैव टू कंसीडर ऑल सच सॉर्ट ऑफ। हम्म ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। अच्छा माय डियर, वी आर टॉकिंग actually in order to discuss the Porter Diamond model, and one nation have to improve and to get superiority over other। तो वो कहते हैं कि सबसे पहले ये है कि फर्म की स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और राइवलरी आपस में कितनी है। अच्छा, अब जरा ये गौर से सुनेंगे। तो पहली बात है कि देखें, किसी नेशन को बेहतर करना है तो हर फर्म को बेहतर होना पड़ेगा, और फर्म की स्ट्रैटेजी कैसी है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें राइवलरी आपस में कितनी है। देखिए, प्लीज कीप इन माइंड, मैं राइवलरी से बात करता हूँ तो फॉर्म, जैसे फॉर्म के स्ट्रक्चर की बात है, तो अगर आपके स्ट्रक्चर आज के ज़माने में आपके मॉडर्न स्ट्रक्चर होने की ज़रूरत है। आपके स्ट्रक्चर वो सिंपल स्ट्रक्चर, फंक्शनल और एसबीयूज के साथ साथ कंटेम्प्रेरी जो स्ट्रक्चर हैं वो कौन से हैं? वो टीम स्ट्रक्चर हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, वो आई मीन लाइक मैट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं, वो बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जितना आपका स्ट्रक्चर शार्पन होगा, लीन होगा, मॉडर्न होगा, क्वालिटी बेस्ड होगा, तो आई एम श्योर लाइक एवरी फर्म वुड बी गोइंग टू बी मोर स्मार्टर एंड मोर लीन, और वेस्टेज कम से कम होगी। तो जब एक एक फर्म बेहतर होती है
और फिर उसमें इंडस्ट्री बेहतर होती है, और जब इंडस्ट्री बेहतर होती है तो एज ए होल वो नेशन बेहतर होती है। तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है? फॉर्म, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर और राइवलरी। अच्छा, अब देखिए राइवलरी का मतलब क्या है? इंटेंसिव कंपटीशन। तो बेहतर होने के लिए किसी भी नेशन के अंदर जो फर्म्स हैं, उन फर्म्स को पहले आपस में compete होना चाहिए। देखें, कीप इन माइंड, अगर मैं सिर्फ, चूंकि आप एजुकेशन से हैं, अगर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज जो हैं, अगर आपस में, और अगर उनके दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन और बड़ा राइवलरी आपस में पाई जाती है, पंजाब यूनिवर्सिटी कोशिश करती है कि हम बीजी से बेहतर हो जाएं, बीजी वाले कोशिश करते हैं कि हम गोमल से बेहतर हो जाएं, गोमल वाले कोशिश करते हैं कि हम इनसे बेहतर हो जाएं, और अगर आपस में इंटर कंपटीशन इज अ सो स्वीयर वन, तो माय डियर, ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी एजुकेशन इन्वायरमेंट वो बेहतर हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट माइकल ई पोर्टर कहता है कि बेहतर होने के लिए फर्म की स्ट्रेटेजी, फर्म का स्ट्रक्चर और राइवलरी अमंग द कंपीटिंग फर्म्स बेहतर होना चाहिए। तो जब कंपेटिटर्स बेहतर करेंगे अपने आप को, और वो आपस में राइवलरी रखते हैं, इंटेंसिव कंपटीशन इज देयर, एंटागोनिज्म इज देयर, और everyone is trying their level best to improve, so I'm sure like there would be a certain type of qualities, benefits, efficiencies, effectiveness आएगी within the company। और जब वो कंपनीज बेहतर होंगी, इंडस्ट्री बेहतर होगी, इंडस्ट्री बेहतर होगी, तो एज ए नेशन वो बेहतर हो सकती है। तो पहला वो क्या कहता है माइकल ई पोर्टर, कि हर फर्म की स्ट्रैटेजी बेहतर होनी चाहिए, स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली होना चाहिए, और आज का वो स्ट्रक्चर एफिशिएंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने इसलिए आपको बात की है कि हमें एक रवायती स्ट्रक्चरों से निकल के, जिस तरह आज हमारी यूनिवर्सिटीज अभी भी रवायती हैं, आप मुझे बता दें जरा आइडियल यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी है? नथिंग वन आई थिंक। आप पंजाब यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ट्रेडिशनल आपको एजुकेशन मिलेगी। यू आर मूविंग टू द बिजी यूनिवर्सिटी अगेन। दैट्स व्हाई आई थिंक यूरोप का बंदा यहाँ आकर नहीं पढ़ना चाहता। वजह क्या है? कि हमारे अंदर आपस में राइवलरी और स्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है, क्योंकि जितना हम अंदर से बेहतर होंगे, तो आई एम श्योर लाइक हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज सपोज टू बी बेटर। तो इसका मतलब माइकल कहता है जी कि अगर आपने बेहतर करना है, नेशन को बेहतर करना है, तो अपने अंदर राइवलरी लेके आइए, स्ट्रक्चर को बेहतर करें, सिस्टम बेहतर करें, और जितना वो बेहतर होगा, आई एम श्योर लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी, द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी फॉर्म would be improved, or hence as a whole industry would improve, or industry would improve, so naturally I think the nation would improve. You got the point here? Yes sir. Now the next one is demand conditions. देखिए, बात यह है कि डिमांड कंडीशन से यहाँ मतलब है कि किसी मुल्क में जो वो इंडस्ट्री, जो वो फर्म चीज़ें बनाती है, उसकी डिमांड कितनी है, वहाँ डिमांड कंडीशंस कितनी है। ठीक है, और डिमांड का मतलब फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ज़्यादा तब खुलेंगी ना अगर लोगों में एजुकेशन का रुझान ज़्यादा होगा। ठीक है, ऑटोज की बिजनेसेस ज़्यादा खुलेंगे अगर लोग चाहते हैं कि हमारे पास गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी हों। ठीक है, इसी तरह अगर आप आई मीन लाइक ब्यूटी कॉन्शियस हैं, तो फेयर एंड लवली बिकेगी, चूंकि डिमांड इज देयर, पीपल आर मोर। अगर फैशन इंडस्ट्री में लोग अब ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, अवेयरनेस लोगों में आ रही है, तो नेचुरली आई थिंक देयर वुड बी अ सर्टेन क्लॉथिंग बिजनेसेस एंड अदर सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस वुड इम्प्रूव। अगर आप ब्यूटी कॉन्शियस हैं तो सैलून खुलेंगे। तो इसका मतलब है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ, क्योंकि अल्टीमेटली फर्म क्यों मूव करती है? फर्म मूव करती है कि उसे प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट कहाँ से आता है? जहां डिमांड होती है। अब अगर फर्ज करें कि एक आप कंपनी फर्म्स, वो फर्म क्यों ओपन करेंगी जब उस इन चीजों की डिमांड ही नहीं है? और डिमांड कहाँ से आती है? सोसाइटी के अंदर से। तो दैट्स व्हाट आई थिंक वो कहता है जी कि माइकल पोर्टर, के आपको देखना पड़ेगा कि उन मुल्कों के अंदर, वहाँ उन इंडस्ट्रीज के अंदर, उन फर्म्स के अंदर उन चीज़ों की डिमांड कितनी है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए उसमें लोग आएंगे। जब आएंगे तो आई एम श्योर लाइक नेचुरली देयर वुड बी परफॉर्मेंस, और लोग ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे, ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, तो वो नेशन जो है वो सरप्लस में प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और उनकी क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। तो डिमांड कंडीशन इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट। और जिन मुल्कों में किसी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, तो माय डियर वो बिजनेसेस फिर फ्लोरिश नहीं कर सकते, ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकते। तो दैट्स व्हाट आई थिंक अकॉर्डिंग टू माइकल ई पोर्टर, द सुपीरियरिटी ऑफ द नेशन डिपेंड अपॉन द डिमांड कंडीशंस ऑफ सच प्रोडक्ट। क्लियर? आगे चलें।
थर्ड वन इज रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज माय डियर। अच्छा आप देखिएगा इस तरह है सर एक कि चीज जो सर, एक क्वेश्चन है। जी 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 अब सर मलेशिया में आबादी बहुत ज़्यादा है, एक चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इकोनॉमी के लिहाज से बहुत नीचे है। तो इससे पोर्टर से, इस लिहाज से तो मैं डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट से जो पोर्टर ने पेश किया। क्यों वहाँ पे तो डेवलपमेंट उस हिसाब से हो नहीं रही, जबकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से थोड़ा गाइड करें सर। नहीं, आप ये समझ रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी मलेशिया की है, वो पाकिस्तान से लोअर है। नहीं सर, इस लिहाज से मतलब मैं पॉपुलेशन के हवाले से कह रहा हूँ। अगर मलेशिया नहीं, आप और कह लें जिस तरह वेस्ट इंडीज है, जिम्बाब्वे है, उनमें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। मतलब वहाँ पे जीडीपी रेट उतना उस लेवल का नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से, डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ ये क्रिटिसिज्म नहीं है पोर्टल के इस मॉडल पे कि नहीं, खाली डिमांड होना लाजमी नहीं है। पहली पहली बात तो यह है कि देखें अभी अजीम साहब कि हमने अभी तक अभी पोर्टर के मॉडल को सिर्फ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं अभी गए। पहली बात तो ये है, ठीक है। जी सर, ठीक है ठीक है। तो पहली तो बात है कि अभी तो उसका नुक्ता नजर है, पहले तो हमें वो पढ़ना चाहिए। क्रिटिसिज्म हमेशा जब आप किसी चीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर आप उधर जाएंगे। मैं फिर सवाल ये होगा कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द माइकली पोर्टर। तो हमारा टॉपिक अभी ड्रॉबैक्स वाला तो है ही नहीं, ओके ओके अभी तो सर, ये हम कह ओके। रहे हैं। अच्छा, कि लेकिन इस बात से आप एग्री करोगे कि जनाब किसी भी मुल्क में वो इंडस्ट्री फ्लोरिश करती है जिसके अंदर उसकी डिमांड कंडीशन बेहतर होती हैं। आप एग्री। इससे जरा इससे डिसएग्री करके दिखाइए मुझे। नहीं नहीं सर, इससे एग्री तो कर रहा हूँ, लेकिन ये मतलब मेरे हिसाब से लाजमी नहीं है कि जिधर डिमांड बहुत ज़्यादा तो वो नेशन एज ए नेशन, क्योंकि हम एज ए नेशन, आपने बात की थी कि पोर्टर ने जो मॉडल पेश किया एज ए नेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं, मैं उस हवाले से अच्छा, एक पॉइंट सोच रहा था। की मेरी बात सुनिए पहले तो। अभी जब मैंने पॉटर के डायमंड मॉडल को एक्सप्लेन करना है तो वो जो पॉटर्स की थिंकिंग है मैं वो अभी बताऊंगा। मैं अभी आपसे ये नहीं कहना कि हायरार्की नीड जो है उसके ड्रॉबैक्स मुझे बताइए जेंटलमैन। मैं तो अभी ये बता रहा हूँ कि व्हाट इज द हायरार्की ऑफ नीड्स अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो। तो मैं बताऊंगा कि देयर आर 5 नीड्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय द जेंटलमैन, एंड दैट इज फिजियोलॉजिकल, दैट इज अ सेफ्टी, that is a social, that is a self I mean like esteem and self actualization। अच्छा, अगर आप दरमियान में मुझे उठ के ये कहेंगे कि सर ये अब्राहम मास्लो की जो थ्योरी है ये आज के ज़माने में एप्लीकेबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है ये अभी बात ही नहीं हो रही थी, क्योंकि हम तो अभी क्रिटिसिज्म कर ही नहीं रहे। ठीक अभी है तो सर। हम यही नहीं कह रहे कि हाउ यू हैव टू इम्प्रूव। जब मैं ये बात कहूँ कि जनाब ये जो डायमंड मॉडल की एप्लीकेशन के प्रॉब्लम्स बताइए, और डू यू थिंक इट दिस इज अ प्रैक्टिकल मॉडल और नॉट, तो देन मिस्टर अजीम यू आर सपोज टू आस्क दिस कि ओके जी द पॉपुलेशन इन दैट कंट्री इज लाइक दैट एंड दिस मॉडल इज नॉट प्रूविंग। this would be the related answer or related question at that time, or if during the discussion if you are talking about, so फिर I think this question would not be going to be relevant gentlemen। ओके सर, ठीक है सर। देखो एक एक मेरी बात सुनिए, मैं आपको स्मार्ट वर्क जरा बताने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उससे मुतल्लिक आप बात, हाँ आप ये बात कह सकते हैं कि सर व्हाट इज डिमांड कंडीशन मीन, डिमांड इज हाई, डिमांड इज मॉडरेट, डिमांड इज लोअर वन, this is what like, but we have to know the connotations, the meaning of this model, what is in the mind of the gentleman Michael E. Porter, because we are not going to improve this model। हमारा ये चैलेंज नहीं है अभी, हमारा ये ठीक है बात सर। नहीं है। हम डिमांड कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो डिमांड कंडीशंस मीन दैट what sort of demand exists in the society, in the public। so naturally I think the market growth, the customer, और उनके अंदर वो पोटेंशियलिटीज होनी चाहिए। अगर होंगी तो देन उससे रिलेटेड, देखा लोग प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं, जिन इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट हाई होगा, मार्जिन ज्यादा होंगे, लोग उधर मूव करते हैं। वजह क्या है? दूसरे लफ्जों में देर इज अ डिमांड कंडीशन उसमें बेहतर है। और जिन इंडस्ट्रीज के अंदर लोगों में डिमांड ही नहीं पाई, अभी आप देखो पूरे पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री अब तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों में एक टेंडेंसी आ गई कि यार जरा सा भी को है प्रोग्राम बाहर हम करते हैं, रात का खाना बाहर खाते हैं। क्योंकि जब आपके पास सपोज आपकी वेलनेस आती है, जीडीपी आपका, आपकी इनकम बेहतर होंगी, पैसे अगर आप कमा रहे हैं, तो नेचुरली आप अपने बर्थडे प्रोग्राम भी बाहर कर सकते हैं,
आप शादी की तकरीबात भी बाहर करेंगे, आप शाम का खाना भी खाएंगे। जब खाना खाएंगे तो मैकडोनल्ड खुलेगा, वहाँ KFC खुलेगा, वहाँ हमारी जो मुख्तलिफ होटल्स, इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट्स वगैरह आएंगे। ठीक है, अगर लोग एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, तो लोग मुख्तलिफ रिजॉर्ट्स के ऊपर, फोर्ट मनरो में, मरी में, कलाम में, सवात में, एबटाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। तो डिमांड कंडीशन इज द फैक्टर। पॉइंट इज दिस वन कि जिस इंडस्ट्री के अंदर डिमांड नहीं होगी, वो जाहिर बात है फिर एज ए नेशन ना तो वो इंडस्ट्री तरक्की करेगी, और जब नेशन ही तरक्की नहीं करेगा अपनी इंडस्ट्री, तो नेचुरली यू कैन नॉट मेक अ सुपीरियर प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट रिलेटेड आर सपोर्टिंग इंडस्ट्री। देखो माय डियर, यहाँ मैं सिंपल सपोर्टिंग इंडस्ट्री से मतलब जो चीज़ आप बना रहे हैं उससे मुतल्लिक जो भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे फर्ज करें, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल, आप सॉफ्ट ड्रिंक बना रहे हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए शुगर चाहिए। अब शुगर इज नॉट प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल बाय द पेप्सी एंड बाय कोक, वो तो चीनी बनाने वाली कंपनीज कर रही है ना, तो उनकी क्वालिटी कैसी है, ये सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है। बिजनेस करने के लिए आपको लोन चाहिए, तो आई थिंक किसी भी मुल्क के अंदर जो बैंकिंग सेटअप है उसमें आई मीन जो लोनिंग फैसिलिटीज़ हैं वो आपकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, तो लिहाजा वो जो आपकी इनपुट साइड की तरफ है, इसी तरह किसी मुल्क में या जो इंडस्ट्रीज हैं, लाइक आपको फार्मिंग है तो उसके लिए आपके पास फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनीज हैं, और अदर फैसिलिटीज़ एग्री मतलब इक्विपमेंट बनाने वाले, तो वो सब आपकी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, तो मुल्क में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा वो नेचुरली दूसरी इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो दैट इज व्हाट आई थिंक, किसी भी इंडस्ट्री पे से रिलेटेड जितनी भी फर्म्स जो उसको हेल्प आउट कर रही होती हैं इनपुट साइड की तरफ या आउटपुट साइड पे आगे मीन डिस्ट्रीब्यूशन साइड की तरफ, आपके यहाँ रिटेल सिस्टम, होलसेल सिस्टम, इसी तरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, व्हाट वी कॉल कॉमर्स बेसिकली। इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप पढ़ें तो वहाँ एक लफ्ज इंक्यूबेटर्स का इस्तेमाल होता है। ये इंक्यूबेटर्स हैं बेसिकली विच आर प्रोवाइडिंग हेल्प टू दी अदर, लाइक चूंकि जो आपको सांस आता है ना, उस सांस के आने में बाकी दूसरी फर्म्स और दूसरी इंडस्ट्री आपको आपके उस ऑक्सीजन को मेंटेन कर रही होती हैं। अगर बैंक आपको एट ए टाइम बैंक लोन प्रोवाइड नहीं करेगा तो माय डियर इसका मतलब है इन दैट सोसाइटी इंक्यूबेटर्स आर नॉट देयर, और वंस इंक्यूबेटर्स आर नॉट देयर मीन सपोर्टिंग इंडस्ट्री नहीं होगी। तो कोई भी इंडस्ट्री विदाउट एर इन द एब्सेंस ऑफ द सपोर्टिंग इंडस्ट्री मे नॉट बी एबल टू सक्सेसफुल। तो नेचुरली माइकल पोर्टर कहता है कि तरक्की होनी है तो नेशन के एडवांटेज के पीछे आपकी जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है। क्लियर? और नेक्स्ट वन इज factor endowments. Mr. Azim, I would like to ask you, what does it mean by factor endowments mean? No idea, sir. Azim, from Karachi, any person? It's about funds. Sorry? सर जो आपने कल जनरल इन्वायरमेंट पढ़ाया था वो आ सकते हैं इसमें सारे पॉलिटिकल टेक्सचर जो है? You know, I most of the time I call you are an innocent gentleman or innocent that you are not knowing at the moment. Exactly. Mr. Azim. थैंक यू सर। Okay, मैं बड़े स्मार्ट तरीके से लोगों को हैंडल करता हूँ जेंटलमैन। अच्छा सर, थैंक यू। जी, I would like to know from the Karachian people. कराची से लोग बताइएगा जी, what is factor endowments? Sir, funds. Funds. Very sorry, ma'am. जी, from सर some of इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ लैंड लेबर या जी अमाउंट ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप अगर जिस कंट्री के पास या जिस इंडस्ट्री के पास जितनी है उसको फैक्टर एंडोमेंट कहते हैं। So you are talking Asad? नो सर, Asad, Waqas, you are from Lahore. यस सर। Okay, Waqas, this is right explanation. Thank you, gentlemen. फैक्टर इंडोमेंट का मतलब यह है कि आपके पास जिस तरह इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, माय डियर, वो किस क्वालिटी के हैं आपके पास?
आप अल्लाह ने अगर किसी कौम के अंदर उसके ह्यूमन के जितनी कैपेबिलिटीज दी हैं, और अगर वो बहुत शार्प हैं और बहुत अच्छे हैं, केपेबल टीचर्स, केपेबल मैनेजर, केपेबल इंजीनियर्स अगर अवेलेबल हैं, और इसी तरह वहाँ कैपिटल और कैपिटल अवेलेबिलिटी और इसी तरह लैंड और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन, ये वो जो फैक्टर प्रोडक्शन है, ये इंडोमेंट्स हैं माय डियर, विच हैव बीन गिवन बाय अल्लाह टू दैट नेशन। और उनकी क्वालिटी कैसी है? आज हम कहते हैं ना जी कि मैंगो इन पाकिस्तान विच इज द चौंसा इज द मोस्ट टेस्टफुल इन द वर्ल्ड। तो ये अल्लाह ने एक तोहफा दिया हुआ है ना, आपकी फर्टिलिटी ऑफ लैंड, पानी, उसके अंदर खसूसियात, फिशरीज, मछलियाँ और ऐसी खूबियाँ। तो उसके अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वालिटी और उनकी कैपेबिलिटीज हैं वो कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी, अगर आपके फैक्टर्स, अगर आपकी लैंड, अगर आपकी कैपिटल, अब कैपिटल से मतलब है कि लिक्विडिटी है, बेसिकली फंड्स हैं, कैश है, उसके लिए आपकी जो कैपिटल मार्केट, हम वॉलमार्ट की बात करते हैं जी, वहाँ जी लंदन इज द हब फॉर दिस एंड अमेरिका इज लाइक दिस वन। तो वहाँ अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो जब तक फैक्टर प्रोडक्शन इंडोमेंट्स आपके, वो उसकी क्वालिटी क्या है, जो बीज हैं, आप कहते हैं जी ये बीज हमारे पास ऐसा जो दुनिया में किस जगह नहीं होता, ये गायें हमारी ऐसी हैं जी, ये पूरी दुनिया में ऐसी इस टाइप की नहीं है, ये इंडोमेंट्स हैं आपके पास। हम कहते हैं जी मकरान की जो आई मीन लाइक जो कोस्ट है और उसमें वो जो उसकी डेप्थ है, वो दुनिया की चंद एक उनमें से वो शमार। तो ये एक नेचुरली आपको एक चीज़ मिली हुई है, अल्लाह ताला का तोहफा है, ठीक है। ये फैक्ट्री इंडोमेंट्स हैं, ज़मीन का एक वास्ट ट्रैक्ट आपके पास है, आपके पास आई मीन सियाचिन है, बर्फबारी है, और वहाँ से पानी मेल्ट होता है, दरिया हैं, दरियाओं की रवानी, समुंदर, देश, ज़मीन और फिर मौसम, ये सब, और ये फैक्टर प्रोडक्शन है, और वो किस तरह का है, ठीक है। तो वो जितने फैक्टर प्रोडक्शन, आप मुझे बताएं कि अगेन आई वुड लाइक टू टॉक, लोग, आप लोगों को अगर मौका मिले ना भी लंदन में जी, आपको, आप लोगों को एक स्कॉलरशिप मिल रही, सारे भागे हुए जाएंगे, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप रिवांडा में मिले, कोई भी नहीं जाएंगे। वजह क्या है कि लंदन के वो जो प्रोफेसर्स हैं, दे आर ट्रू प्रोफेसर्स, दे हैव द मैकेनिज्म। अमेरिकन, दे हैव द लाइफ, इट मीन टीचर तो यहाँ भी हैं, लेकिन टीचर वहाँ भी हैं, वहाँ यहाँ पीएचडी वहाँ लोग करने क्यों जाते हैं? तो लंदन का बंदा यहाँ कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं आता कि यार मेरी अल्लाह करे कि मेरी ज़िंदगी समझ जाए अगर पंजाब यूनिवर्सिटी मुझे पीएचडी करवा दे। वजह क्या है कि टीचर्स आर नॉट सो स्मार्ट वन एट द मोमेंट इन पाकिस्तान, their capabilities are not so, their research और orientation is not up to that level कि जो वो कर सके, इसीलिए दुनिया उधर भागती है। तो वहाँ जाने का मतलब क्या है कि वहाँ फैक्टर प्रोडक्शन की मूवमेंट, उनकी मोबिलिटी और उनकी परफॉर्मेंसेस बेहतर है, और जितना फैक्टर बेहतर होगा, आई एम श्योर ऑटोमेटिकली द परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली वुड बी गोइंग टू बेटर, एंड वंस द इंडस्ट्री परफॉर्मेंस बेटर, तो आई मीन लाइक द नेशन एडवांटेज एंड ऑटोमेटिकली वुड बी देयर। तो अब माय डियर, ये वो चीज़ें हैं। माइकल कहता है ये पहली दो, और ये आपस में इंटर रिलेटेड है, ये देखें, इसमें और दिस वन एंड दिस वन, और प्लस इसके साथ साथ वो कहता जी कि गवर्नमेंट, हाउ मच गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग, मतलब ये सारी चीज़ें अगर हो भी, तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम इफ इज़ नॉट, ये गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस, जैसे मेरा ख्याल है अभी भी हमारे यहाँ टू मी, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अभी अब तक हमने वी हैव वेस्टेड आवर टाइम, गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी और मिल मिला के वो काम उस तरीके से नहीं कर पाते, सपोर्ट सिस्टम इज़ नॉट अवेलेबल। तो बहरहाल गवर्नमेंट प्लस फिर आपके चांसेस हैं, चांसेस यहाँ मतलब क्या है कि वो टाइम और उसमें अवेलेबिलिटी कितनी है। तो माय डियर, ये है वो चीज़ें जो मिल के वो चीज़ होती है। तो चांसेस का बता दें दोबारा, आपने लिखा हुआ इधर, रैंडम इवेंट्स दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। हाँ जी, वो यही है ना कि जी मतलब जैसे वॉर हो जाती है, अब वॉर होने का मतलब ये है कि
अब जैसे पेंडेमिक आया, ये चांसेस था। पेंडेमिक आपके कंट्रोल में नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन दिस हैज एडवर्सली इम्पैक्टेड। समटाइम कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट, वो चांसेस है जो रैंडम इवेंट्स होते हैं। ठीक है, सर आज इसको जरा रिलेट कीजिएगा चांस को, मतलब कैसे बेटा इम्पैक्ट, जी, जैसे गवर्नमेंट का इम्पैक्ट आ रहा है, चांस का नहीं समझ आया। बेटा देखिए मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं कि जो पेंडेमिक आया है इवेंट, उसने हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बिजनेसेस को बेहतर किया है या खराब किया है? नेगेटिव इम्पैक्ट गया। तो दैट इज व्हाट, इसका मतलब है कि आपके पास ये सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मुल्क में डिजास्टर आ जाता है, कोई जलजले आ जाते हैं, कोई वॉर लग जाती है इंडिया पाकिस्तान की, तो जाहिर बात है गवर्नमेंट भी सीरियस है, फर्ज करें, और ये भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये रैंडम इवेंट एक ऐसा अकर हुआ जिससे पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री, उसमें मसाइल पैदा हो गए। इसको आप क्या नाम दोगे? चांसेस। क्लियर? अच्छा जी, तो प्लीज लेडीज जेंटलमैन, ये जो चीज़ है, ये मॉडल भी वही था। मैंने जस्ट वैसे आप लोगों को एडअप करने की कोशिश की थी, ताकि आप लोग, नाउ दिस इज व्हाट डायमंड कंडीशंस में, अब वो कहता जी कि होम कंट्री डिमांड प्लेज सर एन आपने इम्पोर्टेंट रोल। कंबाइंड इम्पैक्ट क्या बताया? जो कंबाइंड इम्पैक्ट का वो जो एक साइन बना देख हुआ है, दो बेटा जी, चीजें रिलेट ये करके। ये देखो, मैंने ये बात बताई है सर कि पिछले वाले मॉडल पे, मतलब ये भी वही है वैसे, लेकिन पीछे जो लिखा हुआ है, ये कंबाइंड इम्पैक्ट क्या बताया? कंबाइंड इम्पैक्ट ये है कि ये तमाम चीज़ें जब मिलके ओवरऑल किसी नेशन में, इकोनॉमी में जो रोल प्ले करती हैं, ये कंबाइंड इम्पैक्ट है। चूंकि आपका इम्पैक्ट, इन ये सारी मिलके जो इनका इम्पैक्ट बनेगा, उसको आप क्या नाम दोगे? कंबाइंड, लेकिन सर ये इस तरह क्यों बना हुआ है, दो एरोज इसके और दो ये कंडीशंस अलग अलग फैक्टर्स में, ये मतलब डबल, या मुझे समझ नहीं आ रही है किस तरह। ये इस तरीके के साथ भी है, देखेंगे जब, अगर आप, जब ये तमाम फोर्सेस मिलके जब करेंगी तब भी ये कंबाइंड है। और अगर आप इस मॉडल को देखें कि फॉर्म, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, राइवलरी पाई जाती है, डिमांड कंडीशन बेहतर है, रिलेटेड सपोर्टिंग फैक्टर एंडोमेंट बेहतर है, और ये मिलके अगर करेंगे, तो चूंकि इधर उन्होंने असल में जगह गवर्नमेंट को रख दी, इधर के चांसेस, अब उनके पास बेटा जी जगह नहीं थी। उन्होंने बताना है कि ये सोल इम्पैक्ट से ज़्यादा इम्पैक्ट क्या बनेगा कि जब सारे फैक्टर मिल के काम करेंगे। तो जब सारे फैक्टर मिलके काम करेंगे, तो ये ग्रीन इम्पैक्ट उन्होंने यहाँ बता दिया, इधर से इधर, चूँकि यहाँ इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है और यहाँ जगह नहीं है। ठीक है, बस दिस इज व्हाट, लाइक ये कंबाइंड हो गया। आप इसको मुझे बताइए, टीचर इज वेरी सीरियस, स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्टेड टू टेक द क्लास, इज देयर कंबाइंड इम्पैक्ट, इज देयर? नो। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स आर आल्सो इंटरेस्टेड, मैनेजमेंट इज आल्सो इंटरेस्टेड, टीचर इज आल्सो इंटरेस्टेड, और अगर उस हवाले से जिन्होंने किताबें लिखी हैं, बुक्स आर आल्सो अवेलेबल, सो जो टेक्नोलॉजी जिन्होंने है, जो ऑनलाइन है, वो भी एफिशिएंट मीन्स हमारे, तो ये मिलके फिर एक वर्चुअल एजुकेशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इसको आप क्या नाम देंगे? कंबाइंड इम्पैक्ट। ठीक हो गया सर, थैंक यू। तो जी सर, ये जो पोर्टर का डायमंड मॉडल है, इसको कंपटीशन के साथ कैसे रिलेट किया? मतलब डिमांड कंडीशंस की, रिलेटेड इंडस्ट्रीज की, फैक्ट्री एंडोमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो वो एक मार्केट में अगर नहीं है ये चीजें या हैं, तो वो तो दोनों पार्टीज को, जो कंपेटिटर्स हैं, उनको इफेक्ट करेंगी। किसी एक को या दोनों को कैसे ये सारी चीजें कंपटीशन के आवाज थोड़ी सी साथ कटी, कैसे रिलेट कर? आप जरा दोबारा सवाल जरा कर लीजिए, मैं आवाज थोड़ी सी कट रही थी जी, प्लीज प्लीज एक्सक्यूज मी। सर वकास ये कह रहे हैं कि जो आपने बाकी चीजें बताई है, अजीम अवकाश ही को बात करने दें, ज्यादा बेहतर होगा, कुछ चीजें अनएथिकल हो जाती हैं माय डियर। मे यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉडल है, ये बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि कंपैटिटिव, सर मैं ये कह रहा हूँ
वो कंपटीशन के साथ कैसे रिलेट करता है? मतलब डिमांड अगर नहीं है तो वो दोनों जो कंपेटिटर्स हैं दोनों को इफेक्ट करेगी, किसी एक पर्टिकुलर को कैसे करेगी? गवर्नमेंट अगर सपोर्टिव नहीं है तो पूरी एक मार्केट को इफेक्ट करेगी ना कंपटीशन। देखिए पहली बात तो यह है कि आप जो डायमंड मॉडल है वो एक नेशन ने अपने आप को एज ए होल बेहतर करना है। अच्छा, अब जरा आप टॉप डाउन की तरफ आए। नेशन को का मिक्स क्या बनेगा? इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का मिक्स क्या बनता है कि उनमें नंबर ऑफ फर्म्स। अच्छा, अब पहली तो बात है कि अगर हर फर्म बेहतर होती है तो वो इंडस्ट्री बेहतर होती है, और अगर तमाम इंडस्ट्रीज बेहतर होती है तो नेशन एज ए होल बेहतर होती है। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं माय डियर कि अगर ये फर्म की स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, राइवलरी पाई जाती है, फैक्ट्री इन्वायरमेंट भी बहुत बेहतर है, ये भी है, लेकिन उसको खरीदने वाले ही प्रोडक्ट को नहीं है, डिमांड ही नहीं पाई जाती, तो मुझे बताएं फर्म सर्वाइव करेंगी? फर्म सर्वाइव करेंगी बेटा? प्लीज प्लीज, मैं पूछ रहा हूँ ना वकास, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, अब माइक सर देखिए अनम्यूट ना हो गया, माइक चेक कर लें। ये वकास है? नहीं, ये वकास बोल रहे थे। यहाँ तो ये मेरा ख्याल अनम्यूट मुझसे डियर नहीं होता, ये खुद ही मेरा ख्याल आप लोग ही करेंगे। चले एनी हाउ, देखिए सुनिए प्लीज। तो सिंपल सी बात है कि आप मुझे बताएं कि जी जी ये मुझे लग रहा है खराब सोच रहा नहीं हो गया। प्लीज प्लीज जरा आपने आपने स्पीकर, जी जी। अच्छा, तो बात ये है कि जब एक फॉर्म या एक इंडस्ट्री के अंदर उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती तो माय डियर वो फर्म बेहतर नहीं होंगी, और फर्म बेहतर नहीं होंगी तो इंडस्ट्री बेहतर नहीं होगी। तो नेचुरली जब इंडस्ट्री बेहतर नहीं होगी तो नेशन एज ए होल बेहतर नहीं करेगी। जैसे ऑटो इंडस्ट्री तभी बेहतर होगी ना कि जब उनकी डिमांड पाई जाएगी। अच्छा, जब ऑटो इंडस्ट्री बेहतर होती है तो टेक्सटाइल भी अगर बेहतर होती है, दूसरी इंडस्ट्रीज, तो ये जब मिलके करेंगी तो नेचुरली बात है कि नेशन को सुपीरियरिटी मिल जाएगी उसके वाले के साथ। क्लियर जी? ठीक है। हाँ जी, आगे चलें या अभी डिस्कशन करनी है आप लोगों ने? प्लीज। सर आगे चलें। अच्छा जी, तो ये है हमारी डिमांड कंडीशन जो मैंने बताई थी। ये भी डिमांड कंडीशन है जो पहले हम बात कर चुके हैं। ये वो है फैक्टर कंडीशन। तो माय डियर, लाइक फैक्टर कंडीशन, दिस फैक्टर focuses on the domestic home buyer of the country or the local target audience that are sophisticated in nature. They are sophisticated in nature and quite well aware, having a flair of the for product that are high on quality, class, and innovation. They prefer the home ground products rather than going for the international and so on so on. ये आपकी related support industries हैं, or for the overall growth and success of the companies and country, it is very important for all the industry domains being interconnected with one another, helping each other to grow and flourish, having a holistic approach in mind. And the third factor of diamond model, like harps on the same one. तो ये हम पहले बता चुके हैं, इसके 6 एलिमेंट्स हैं, लेकिन टेक्निकली ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, मेजर एलिमेंट्स ये हैं: डिमांड कंडीशन, related and supporting industry, firm strategy, structure and rivalry, और फैक्टर कंडीशन, और उसके अलावा गवर्नमेंट और चांसेस, ये मिलके लाइकवाइज। अब ये मैंने चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दी हैं। तो दिस इज सो फॉर एज द डायमंड मॉडल दैट वी हैव डिस्कस।
अब आपके एग्जामिनेशन के हवाले से मेरा ख्याल है आपको डायमंड मॉडल के ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे इन पे बात कर सकता है कि जी व्हाट आर दी एलिमेंट्स, तो व्हाट इज स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, राइवलरी, फैक्टर कंडीशन, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फैक्टर कंडीशन, गवर्नमेंट्स एंड चांस। तो ये मेरा ख्याल आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? आगे चलें जी प्लीज। अच्छा जी, अब माय डियर इसी की वो बेसिकली एनालिसिस है, कंपेटिटिव एडवांटेज है, एन एडवांटेज ओवर कंपेटिटर गेन्ड बाय ऑफरिंग लाइक द कंज्यूमर ग्रेटर वैल्यू देन कंपेटिटर ऑफर। तो जब आप अपने कंज्यूमर को आप दूसरे कंपेटिटर से ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू या ऐसी चीज़ बेनिफिट डिलीवर करते हो जब कोई दूसरा नहीं दे सकता, उसको हम कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं। मैंने पहले भी बात कही थी कि अगर आप एक फर्म होने के नाते एक मैनेजमेंट ऑफ द फर्म आपने कंपैरेटिव एडवांटेज लेना है, तो मैं हमेशा कहता हूँ दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं कंपैरेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए। बताएंगे कुछ वो कौन सी चीज़ होनी चाहिए? सर एक यूनिकनेस होनी चाहिए, कोई अदर जो आपको इमिटेट ना कर सके। ठीक है, और कोर कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जो उसको मतलब उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सके, जो कस्टमर जिससे सेटिस्फाई हो, जो अदर्स ना कर सके। अच्छा, इसमें ना आपने यूनिक के आगे रिसोर्सेज का लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे तो दो बातें कर लें, यूनिक रिसोर्सेज और कोर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ये दो चीज़ें होंगी तो वो फिर फर्म जो है दूसरों से डिफ्रेंशिएटेड इनोवेटिव प्रोडक्ट कैन मेक, और ऐसी प्रोडक्ट जो रिव्यू हो और वो बेहतर होगी, तो नेचुरली कोई दूसरी फर्म ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकेगी और हैंस उसको एडवांटेज हासिल हो सकता है। तो ये भी पॉइंट आपने माइंड में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एडवांटेज आप कैसे ले सकते हैं, तो दो चीज़ें हैं, नंबर 1 यूनिक रिसोर्सेज हो और नंबर 2 कोर कॉम्पिटेंस हो। अच्छा, फिर मुझे याद पड़ता है कि इसी के रेफरेंस में जब आप रिसोर्सेज की बात करते हैं तो कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, फिर रिसोर्सेज एक थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज होते हैं और एक आपके होते हैं डिफरेंशिएटेड, या आई मीन दैट इज व्हाट वी कॉल कोर रिसोर्सेज। इसी तरह कॉम्पिटेंस भी आपकी थ्रेशोल्ड होती है और आपकी यूनिक या उसमें डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस होती है। अच्छा, आप देखें जो थ्रेशोल्ड लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है ये वो रिसोर्सेज हैं या वो कॉम्पिटेंस है जो आपके पास हैं और दूसरों के पास भी हैं, और इसीलिए थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज एंड थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस नेवर गिव यू कंपैरेटिव एडवांटेज। तो सीए कभी आपको ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड कॉम्पिटेंस हासिल नहीं होता। आपने अगर सीए हासिल करना है कंपैरेटिव एडवांटेज, तो माय डियर you may have, your firm should have a unique resources and core competence, your distinctive competence। तो ये होना जरूरी है। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर जी। अच्छा, अब देखिए कंपैरेटिव एनालिसिस हमने करना है, चूंकि इन्वायरमेंट में हमने देखना है, तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग की कंपैरेटर, असेसिंग देयर ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड रिएक्शन पैटर्न एंड सेलेक्टिंग which competitors to attack or avoid. This is called the competitive advantage, like competitive analysis. तो step in analyzing competitors के लिए हम ये कर सकते हैं कि identifying the company's competitor, assessing competitor objectives, strategies, strengths, weaknesses and reaction pattern, और फिर selecting which competitor to attack or avoid. So मेरा ख्याल एक कॉमन सी बात है, ये कंपेटिटर एक मैप है। अगर आप गौर से देखें माय डियर, ये एक उन्होंने कंपनी का दिया हुआ है, ये एस्टमैन कोडेक है और उनका ये वो चीज़ें हैं, फिर उसके ऊपर ये मुख्तलिफ कंपीटिंग फर्म्स आ गई हैं और फिर ये उसके ऊपर है। तो इस तरीके के साथ यू बेसिकली आर गोइंग टू सी डिफरेंट फर्म्स लाइक competitor analysis में dear students, steps in the process: identifying competitor, assessing competitor, selecting competitor to attack or avoid में हम क्या करते हैं, determining competitor objective, identifying competitor strategy,
तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप, कल हमने बात कर ली है स्ट्रेटेजिक ग्रुप के हवाले से। तो क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप हम किसको कहते हैं? एक इंडस्ट्री के अंदर वो पर्टिकुलर फर्म जिनके साथ हमारा कंपटीशन होता है और जिनकी प्रोडक्ट और जिनकी स्किल्स और जिनकी स्ट्रैटेजीज एक जैसी हों और वो आपस में डायरेक्ट compete करें, वो ग्रुप विद इन द इंडस्ट्री उसको स्ट्रेटेजिक ग्रुप कहते हैं प्लीज। तो लिहाजा इसीलिए यहाँ आइडेंटिफाइंग कंपेटिटर स्ट्रेटजीज में स्ट्रेटेजिक ग्रुप लिखा है, क्योंकि आप बाज़ बात पूरी इंडस्ट्री के हर फॉर्म के साथ मुकाबला नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो एक कंपनीज हैं 100, 120, 200, लेकिन हर फॉर्म दूसरी फॉर्म के साथ कम्पीट नहीं। लेकिन आप कहते हैं जी कि इनके अंदर ये वो 10-12 फॉर्म्स हैं जो हमारी डायरेक्ट कंपीटिंग हैं, उनको आप क्या नाम, चूँकि उनकी प्रोडक्ट, उनकी प्राइसिंग, उनकी स्ट्रैटेजी सिमिलर होंगी और वो आपस में इंटरेक्ट कर रही होती हैं, लिहाजा उन ग्रुप को जो इंडस्ट्री के अंदर जो आपके साथ compete डायरेक्ट कर रहा होता है उसको हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप कहते हैं। तो असेसिंग कंपेटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और फिर आप ये बेंचमार्किंग करते हैं कि अगर आपने इम्प्रूव करना है, और एस्टिमेटिंग कंपेटिटर रिएक्शन। मे आई आस्क यू अबाउट बेंचमार्किंग क्या होती है? सर फॉलो या उसको टारगेट करना हाईएस्ट परफॉर्मेंस इंडस्ट्री को। ठीक है, और इसके रिवर्स में माय डियर क्या चीज होगी? अगर आपने बेंचमार्क नहीं करना फिर क्या करें आप? प्लीज। नो आइडिया। Even though this is good idea, gentlemen, a nice idea. Uzma is there, please, from Karachi. Yes, sir. Sir, हाँ बेटा बताइए। सर अगर बेंचमार्किंग नहीं करेंगे तो हम रैंडम सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, रैंडम रैंडम बेटा पता क्या है, रैंडम सिलेक्शन तो सिर्फ किसी चीज को चूज करने के नाम को कहते हैं, वो आप रैंडम अगर बेंचमार्किंग सेटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, तो जो बेंचमार्किंग का ऑपोजिट ये होगा ना कि हम रैंडमली किसी भी अपने सेट स्टैंडर्ड। सॉरी आप बेटा जी, आप बेंचमार्किंग की डेफिनेशन ही गलत कर रहे हो। बेंचमार्किंग सेटिंग स्टैंडर्ड नहीं कहते, बेंचमार्क स्टैंडर्ड को कहते हैं। बेंचमार्किंग इज द प्रोसेस इन विच वन लो परफॉर्मर फर्म select as a standard to the high performance firms as a standard, और फिर वैसा बनने की कोशिश करने के नाम को हम बेंचमार्किंग कहते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो बेंचमार्क तो स्टैंडर्ड है। अब आप मुझे वैसे बताइए कि आप बेटा आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है? सॉरी, आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है? सर कराची से। नहीं कराची से है, जरा इदारे का नाम बताइए ना मुझे। गवर्नमेंट कॉलेज कराची। गवर्नमेंट कॉलेज कराची। अच्छा, आप चाहते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराची जैसा बनना चाहेगा? जी मुझे बताइए। ऑब्वियसली नॉट। आईबीए कराची वाले चाहेंगे कि हम गवर्नमेंट कॉलेज जहां से आपने किया वैसा बन जाए? नहीं, ऑब्वियसली कॉलेज इज अ डिफरेंट स्टैंडर्ड देन यूनिवर्सिटी, राइट? नहीं वो तो है, डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं, लेकिन किन के स्टैंडर्ड ज्यादा सुपीरियर हैं? नेचुरली बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज के स्टैंडर्ड वो नहीं होंगे जो आईबीए के हैं, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहता है मैम, तो गवर्नमेंट कॉलेज बेंचमार्क आईबीए को कर सकता है, आईबीए कभी भी गवर्नमेंट कॉलेज को बेंचमार्क नहीं करेगा। ठीक होगी बात? अब जरा ये सुनिए कि जब अगर आपका कॉलेज जहां से आपने ग्रेजुएशन की है, अगर वो चाहे कि हमने इम्प्रूव करना है तो वो बेंचमार्किंग करना चाहेंगे, तो फिर वो अपनी टीम को वहां भिजवाएंगे, उनसे फ्रेंडशिप करके डिस्कशन करके एक एग्रीमेंट करेंगे, और फिर आप चाहेंगे कि हम जी जो आईबीए कराची का सिस्टम है वो हम अपने अंदर लेके आए। तो आपने आईबीए को स्टैंडर्ड मान के उस जैसा बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, माय डियर, दिस इज कॉल्ड बेंचमार्किंग। Benchmarking is a process in which one low performer firm select to the best
हाई इन क्लास, वर्ल्ड क्लास, बेस्ट इन क्लास, और फिर वैसा आप अपने आप को करने के लिए आपने उन प्रोसेसेस को, सिस्टम को अपने अंदर इम्प्रूव करते हो और फिर अपने आप को बेहतर करते हो। अच्छा, इस अब तरह आप, हम सॉरी, पहले सुन लीजिए मुझे। उज़मा ने कहा कि जी रैंडम सिलेक्शन करते हैं, तो माय डियर ये पहली बात है, रैंडम सिलेक्शन आईबीए को आपने जो चुना है वो रैंडमली तो नहीं चुना होगा ना, फर्ज करें, पहली बात है। रैंडम सिलेक्शन तो और चीज़ है, वो तो एक स्टेटिस्टिकल टूल है कि आपने रैंडमली करना है या आपने नॉन रैंडमली। जब नॉन रैंडमली है तो वो क्या है, हमें नॉन प्रोबेबिलिटी बेस है, और अगर आप रैंडमली करना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी है। ये तो आपकी स्टैटिस्टिकल एक टूल है कि किसी चीज़ को सिलेक्ट कैसे करना है। अब सवाल है कि आपने लम्स को सिलेक्ट करना था, आईबीए को सिलेक्ट करना था, पंजाब यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना था। अब उसकी सिलेक्शन में ये आप यूज़ करेंगे टेक्निक कि किस विच वन वी हैव टू यूज इट दिस वन। अदरवाइज मेरा सवाल ये था कि बेंच मार्किंग के अगर नहीं करते तो उसके दूसरे वे में कौन सी चीज़ है जिसको आप फॉलो करके इम्प्रूव और बेहतर कर सकती हैं। तो अजीम ने कहा आई डोंट नो। ठीक है, अब मैंने उज़मा से पूछा, उज़मा ने बताया जी कि हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं, लेकिन ये उसका आंसर नहीं था। अब मैं वापस इस्लामाबाद वालों को भी कहता हूँ कि ज़रा बताइए बच्चों, डू यू हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि आप क्या करेंगे? असद, असद आप बताओगे बे? इसका मेरा ख्याल, जी जी, प्लीज प्लीज हरी अप इफ यू लाइक टू गिव योर आंसर। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट benchmarking. If one company is not going to benchmark to improve, what the company have to do next? आवाज नहीं आ रही। अजीम, आपके स्टूडेंट्स बोल नहीं रहे। म्यूट ना हो गया। सुनिए, इसके रिवर्स में री इंजीनियरिंग कहते हैं उसको माय डियर। वो प्रोसेस ऑफ री इंजीनियरिंग, री R&D कहते हैं उसे। R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेक समथिंग योर ओन प्रोडक्ट, डेवलप योरसेल्फ। दुनिया में दो तरीके हैं तरक्की करने के, एक R&D करो और अपनी प्रोडक्ट बनाओ, और जब प्रोडक्ट बन जाए फिर पेटेंट हासिल करो, कॉपीराइट हासिल करो, और वो लीडर होते हैं। अगेन यू हैव टू डिसाइड, आप कंपनी मार्केट के लीडर बनना चाहते हो या आप किसी को फॉलो करना चाहते हो। जो फॉलोअर्स होते हैं वो बेंच मार्किंग करते हैं, जो लीडर बनते हैं वो R&D करते हैं। ये बात नोट कर लीजिएगा प्लीज, आई एम टॉकिंग, फैसला खुद कर लीजिएगा। तो IBA कराची जो है ना वो फॉलोअर नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो फॉलोअर बन सकता है, क्योंकि उसके पल्ले इतना कुछ है ही नहीं कि वो उस लेवल की रिसर्च कर सके। तो लिहाजा और दूसरी बात है, बेंचमार्किंग पे एक सेंटेंस नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा आप लोग सब। बेंचमार्किंग का स्लोगन एक है कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। लिखिए जी, डोंट री इन्वेंट द व्हील। मतलब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, उसी को दोबारा काम ना करें। नहीं 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 नहीं, ना करें, नहीं, गलत गलत। उस्मा, आपकी भी एक्सप्लेनेशन इज नॉट प्रॉपर एंड इज नॉट अ प्रोफेशनल वन, प्लीज। इसका मफहूम गलत ये नहीं है। देखो, डोंट री इन्वेंट द व्हील है कि एक ऐसा पहिया जो पहले किसी ने बना लिया है और आप कहें जी मैं भी वही पहिया बनाने जा रहे हैं, हम भी बना, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। वो कहते हैं जी इससे बेहतर है कि जिन्होंने वो पहिया बना लिया आपने भी अगर वही बनाना तो उनसे जाके पूछ लें और टाइम अपना सेव करें, बस। इसलिए अगर आपने बनाना है तो उस पहिए से कुछ हटके कोई चीज बनाओ। अगर कोई हटके कोई चीज बनाना है तो फिर R&D करो। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ ये स्लोगन जो है ना, ये डोंट री इन्वेंट द व्हील, कभी भी बेंचमार्किंग प्रोडक्ट पे नहीं होती, ये बात ध्यान में रखिएगा। बेंचमार्किंग व्हेनेवर यू आर गोइंग टू डू इज ऑन इन प्रोसेसेस, इज ऑन प्रैक्टिसेस। क्योंकि प्रोडक्ट की तो बेंचमार्किंग अगर करोगे वो तो चीटिंग बन जाएगी, वो तो स्पाइनेज हो जाएगी, वो तो मामला खराब हो जाएगा। तो आप प्रोडक्ट को बेंचमार्क नहीं करते, आप किसी कंपनी के प्रोसेसेस को बेंचमार्क करोगे। आप किसी कंपनी के
आई मीन लाइक प्रैक्टिसेस को बेंचमार्क करती हैं। आप किसी बैंक का जो पेमेंट सिस्टम है उसको बेंचमार्क कर सकते हो, ठीक है। आप एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ एनी यूनिवर्सिटी को बेंचमार्क कर सकते हो कि यार उनका सिस्टम कैसा है, ताकि हमारा भी वैसा बन जाए। मिस्टर अजीम, जी सर। have you enjoyed this concept now? Please make it clear whenever you study your benchmarking। तो साथ ही एक और कॉन्सेप्ट लेके आइए, री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग mean R&D। R&D mean you are developing your new product, or if you have intention to be a leader, so then please focus, be R&D। R&D कीजिए, make a new product, get a patent, okay? Or if you would just like to be a follower, please, so then do a benchmarking, please, ladies and gentlemen। So यहाँ पे हमारे यहाँ majority classes होती हैं, but I think that's why teachers is not giving the true relevant sort of example। The concept of the students are not so much clear, that's why I think I'm just talking। I hope so today these concepts would be clear absolutely with the benchmarking and with the re-engineering or with the R&D, okay? Okay. उस्मा, आज बेटा हुई बात के लिए? Excuse me, उस्मा? Yes, sir. I said बात yes, sir. clear? Thank you। अच्छा जी, please now this is SWOT analysis। We know that this is a matrix that we design, और हमें पता है कि और मैट्रिक्स में हमेशा it's a combination of column and I mean horizontal। So just like you place your external environment in one side and on the other side internal, और हम उस बेसिस के ऊपर we find, ये भी एक बेसिस है। इसी तरह ये देखें, वही हम बात की है कि इधर हमने ये स्ट्रेंथ, weaknesses, opportunities and threats हम फाइंड करके वी कैन मेक दिस वन। इसी तरह अभी मैंने डिटेल में आप लोगों को ये एक माइकल पोर्टर का मॉडल है, ये अभी मैंने पढ़ाना है। और ये वैसे ये ट्रूली कंस्ट्रक्टेड इस तरह नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो ये वाली चीज़ है ये दरमियान में आएगी, राइवलरी, और ये चार चीज़ें इसके आसपास होंगी। एनी हाउ, ये एक मॉडल है, ये मॉडल दैट कैन आल्सो बी यूज, दिस इज कॉल्ड पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, विच इज यूज टू इन्वेस्टिगेट योर कंपटीशन। तो इसमें इसके भी जो 5 चीज़ें हैं ध्यान में रखें, थ्रेट ऑफ ए न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स एंड इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, कंपेटिटिव राइवलरी, क्लियर। और देन दिस इज ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस है, वो मैं बार बार बता चुका हूँ, ये बड़ा रेलेवेंट और आप लोगों को स्ट्रेटेजिक ग्रुप का पता होना चाहिए। सुन लें दोबारा, a strategic group analysis is a competitive analysis framework that lets you analyze organization in clusters based on the similarity of strategies। देखा, आप देखो पूरी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री is not a strategic group, within industry there might be a certain cluster would be there, जिनकी प्रोडक्ट एक जैसी हैं, उनकी स्ट्रेटजीज भी एक जैसी हैं, और लिहाजा उनके साथ आपका मुकाबला सख्त होगा। पूरी इंडस्ट्री में हर फर्म के साथ आप मुकाबला नहीं कर रहे होते। तो वो ग्रुप जिनके अंदर सिमिलरिटीज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ मार्केट पोजीशन, इन टर्म्स ऑफ द साइजेस लाइक, और विच आर डायरेक्टली कंपीटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद, उसको हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप और स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस वुड बी डन। माय डियर, अनदर टूल इज, अब ये वही स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस में अब देखें ना, ये आपके वो ग्रुप हैं, इनमें कंपेटिटर एफ है, कंपेटिटर ई है, ये GH है, AB है, वो एंसो। तो शेयर ऑफ वॉइस एंड रिलायंस ऑन पेड सर्च वगैरह के ऊपर यू आर मेकिंग, तो ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी एक आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह दिस इज BCG मैट्रिक्स माय डियर, और BCG मैट्रिक्स इज अ पोर्टफोलियो मैट्रिक्स in which the number of different businesses or number of different product may be evaluated, or then you may classify them to whether your product or your business is a star one, or your cash cow, or that is your dog। ये पहली दफा बहरहाल पेट है, लेकिन दिस इज अ डॉग और दिस इज क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को एक तो इसका पता होना चाहिए कि इसका जो वेरिएबल एक ग्रोथ रेट है और दूसरा मार्केट शेयर है, क्योंकि जब MCQs पूछा जा सकता है
तो वो आपको पूछ सकते हैं कि जी बीसीजी मैट्रिक्स में जो आपका हॉरिजेंटल एक्सेस के ऊपर जो वेरिएबल है वो ये है या ये है, और ये आपको जानना जरूरी है। अच्छा, फिर इसके ये 4 जो प्रोडक्ट्स की नेम है, ये चूंकि यही रहने हैं और इनको भी याद करना होगा। मीन, स्टार, और स्टार कहाँ होगी? जहाँ ग्रोथ रेट इज हाई और जहाँ मार्केट शेयर इज हाई, दिस इज स्टार। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क, where growth rate is high but market share at the moment of your product is low. Cash cow is where growth is low, market share is high, this is a cash cow. और डॉग्स मीन के जहाँ दोनों चीज़ें, ग्रोथ भी लो है और मार्केट शेयर भी लो है, ऐसी प्रोडक्ट को, ऐसे बिजनेसेस को आप डॉग्स कहते हैं, पेट कहते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज टूल मे बी यूज फॉर इवेल्युएटिंग योर प्रोडक्ट्स और फॉर इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंसेस। ये एक और भी टूल है माय डियर, दिस इज परसेप्चुअल मैपिंग भी हम करते हैं, जिसे मार्केटिंग में अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो मार्केट पोजीशनिंग पढ़ाई जाती है। 3 चीज़ें बड़ी अहम होती है, सेगमेंटेशन है उसमें पढ़ाई जाती, और टारगेटिंग और पोजीशनिंग। ठीक है ना जी। तो पोजीशनिंग में हम देखना चाहते हैं एनालिसिस करके कि कौन सी फॉर्म किस पोजीशन के ऊपर है। मसलन आपका 5, 6, 7 फॉर्म्स के साथ मुकाबला है, तो आप देख सकती हैं कि विच फॉर्म। इसे यूँ भी सकती हैं कि इस वक्त अगर एक्वाफिना, डसानी और प्योर लाइफ है, ब्लू है, ये मिनरल वाटर्स की बॉटल्स हैं, हम पूरे पाकिस्तान में देखना चाहते हैं कि परसेप्चुअल मैपिंग में कस्टमर इनको क्या रैंक करते हैं। तो ये इनकी देखें रैंकिंग आ जाएगी परसेप्चुअल मैपिंग में। ये प्रोडक्ट आप देखें यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये क्वालिटी में भी क्या है, लो है, प्राइस वाइज भी लो है। सबसे टॉप पे अगर देखा जाए तो ये है बीफ प्रोडक्ट, चूँकि हाई क्वालिटी और यहाँ पे लाइक वाइज प्राइस वाइज भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, उनकी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टोयोटा, होंडा, किया है, निसान है, इन गाड़ियों की आप परसेप्चुअल मैपिंग कंडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ऑटोज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ की भी आप मैपिंग कर सकते हैं। मैं अगर अभी आपसे 4-5 यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले लूँ कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब यूनिवर्सिटी है, गोमल यूनिवर्सिटी है, ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी है, और कराची यूनिवर्सिटी है, और देवरी कायद आज़म यूनिवर्सिटी। तो प्लीज़ आप ज़रा बताएं कि विच यूनिवर्सिटी फॉल हियर। तो आप उसकी वो जो एनालिसिस करके हम बता सकते हैं, तो वहाँ से पता चल सकता है कि विच यूनिवर्सिटी इज़ फाइंडिंग अ प्लेस इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, इन द माइंड ऑफ पब्लिक। तो इससे हमें पता चल गया, अगर उसमें से एक यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पे जा रही है तो दूसरी यूनिवर्सिटी को आप सोचना चाहिए कि हम बेहतर कैसे हो सकते हैं। बट एनी हाउ दिस इज द मॉडल कैन बी यूज फॉर द perceptual mapping and that may be used for the environmental analysis. इसी तरह दिस इज व्हाट कंपेटिटर एनालिसिस है माय डियर। हम पहले ही उसमें हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक कंपेटिटर्स, क्लोज और डिस्टेंट कंपेटिटर्स, गुड और बैड कंपेटिटर्स, एंड सो ऑन लाइक क्या है। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रिगार्डिंग द competitive environment wise or competitor environmental analysis wise, different sort of tool may be used, or plus diamond model that we have studied. Please, this is time you are supposed to ask the question. सर मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज शेयर किया था, वो आपने रीड किया था सर? जी मैंने रीड किया था, लेकिन उसमें पता क्या है जी, एक तो यह है कि उसका मॉक अभी इनफैक्ट पता क्या है, हम करेंगे, लेकिन अभी 1-2 टॉपिक हैं जेंटलमैन। आपने कह दिया था ना पार्ट ए सपोज टू बी, तो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन पार्ट ए अभी कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये हम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं आपको इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वो शेयर कर दूंगा वैसे, और फिर उसमें से हम मॉक आपका कंडक्ट करेंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। बाकी दूसरी बात है कि जहां आप लोग फील करें, प्लीज़ मैं तमाम स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, देखें आप व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ चीज़ पूछनी है मुझे पूछें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैं जहाँ जब आई विल बी फ्री, अगर मैं क्लास में हूँ किसी में तो देन आई मे नॉट बी एबल टू, लेकिन आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और कोई भी अगर कॉन्सेप्ट में कोई डिस्टॉर्शन है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ यू आर सपोज टू टॉक मी
लाइक कि जी सर ये क्या चीज़ है, तो इट वुड बी, आई फील प्लाइयर टू रिप्लाई यू पीपल। सर एक और चीज आपसे पूछनी थी, पहले क्योंकि केस स्टडी बेस्ड पेपर ज्यादा आता था, सिनेरियो बेस्ड, तो जो सीमा की बुक है वो उसमें एग्जाम्पल सिनेरियो बेस्ड भी बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है तो ऑब्वियसली आप स्लाइड्स एक स्क्रीन बना के लेके आते हैं हमारे लिए, हम उसको रीड आउट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो बुक के हवाले से थोड़ा सा ये भी गाइड करते हैं कि हम वो रीडिंग केस स्टडी सारा रीड करें, वो भी एग्जाम्पल्स भी आपको सारी। आपको देखिए मेरी बात सुनिए, केस स्टडीज करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपके 60% मार्क्स हैं वो एमसीक्यूज हैं, और बाकी वो जो कॉन्सेप्ट टाइप होते हैं ना, सिनेरियो बेस्ड छोटे छोटे सवाल, जैसे मैं मैपिंग पोजीशंस पूछ लूँ, मैपिंग पोजीशनिंग मैपिंग इज व्हाट और वेयर इट इट कैन बी यूज, मैं तो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बनेंगे। और वो आपको बल्कि उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि वो जो विलन की बुक है ना, हंगर की बुक, उसकी अच्छी रीडिंग शुरू कर दें आप लोग। ओके ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, आई एम स्ट्रांगली कन्विंस्ड, आप मेरे लेक्चर ले लें और ये स्लाइड प्लस विलन और प्लस उसके साथ साथ मेरे साथ आप कंसल्ट, आई होप सो इंशाल्लाह नो वन वुड स्टॉप इंशाल्लाह इन फ्यूचर टू क्वालिफाई योर एग्जाम। इंशाल्लाह। लेकिन सर एक चीज की मुझे समझ नहीं आई आईसीएमए की पॉलिसी की, सीमा की जो बुक है ना, जो उसका सिलेबस पैटर्न है, मतलब जो उसका कंटेंट्स ऑफ बुक है, सेम उन्होंने वही सिलेबस नेट पे डाल दिया, सेम ए टू जी, इवन स्पेलिंग के ऊपर नीचे ऑफ का भी फर्क नहीं है। वो माय डियर, पता क्या, देखिए बात सिंपली मैं ये कहूँगा कि हम लोग ना अभी भी इमिटेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल हमारे पास खुद जो ट्रू स्कॉलर्स की कमी है, तो जाहिर बात है कोई स्कॉलर्स होगा तो को उससे बेहतर कोई डिज़ाइन करेगा ना जी। हमने तो कहा था कि जी आप हमें ज़रा मुझे ऑन बोर्ड लें, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, इन चीज़ों को देख सकता हूँ, आई कैन डिज़ाइन। और मुझे ये भी पता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो लेवल कौन कौन से हैं, आपकी रिमेम्बरिंग, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिंग लेवल क्या होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये चीज़ें जो हैं, हम लोग क्या करते हैं कि 4 किताबें उठा के उनमें से टॉपिक लेके हम एक डिज़ाइन कर देते हैं, जो कि मेरा ख्याल गलत है बात है। तो हमारे अपने इन्वायरमेंट, सीमा सीमा इज़ ए डिफरेंट थिंग, हम हमारा अपना इन्वायरमेंट डिफरेंट चीज़ है। उसमें आप बच्चों को वो बुक, वो एग्जाम्पल पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल हमारी वो नहीं है टेक्निकली अगर देखा जाए। तो इसी तरीके से वो फिर बहरहाल एक डिस्टॉर्शन तो होती है। अब बात यह है कि एनी हाउ, अब चूंकि वो आपके पास वो चीज़ है, तो सीमा सीमा को और विलन की बुक जो मैं आपको कह रहा हूँ, इन दोनों को आप अपनी रीडिंग देखो। आप यहाँ क्रैमिंग आप कर ही नहीं सकते, आपको यहाँ पे कंसेप्चुलाइजेशन करनी होगी बेहतर। उसकी वजह यह है कि फर्ज करें मैं आपसे ये यही पूछ लेता हूँ ना, जैसे स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है। अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप की कोई लंबी चौड़ी बातें तो करने की जरूरत ही नहीं है, आपको उसकी मीनिंग आने चाहिए। ठीक है, आपको ये थ्रेशोल्ड रिसोर्सेज का पता होना चाहिए, आपको यूनिक रिसोर्सेज का पता होना चाहिए, आपको मॉडल जो है बीसीजी मैट्रिक्स है, वो सॉर्ट एनालिसिस है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज का पता होना चाहिए और वो क्यों बनाई जाती है। तो मेरा ख्याल है आपको कॉन्सेप्ट्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो एमसीक्यूज में आई थिंक, और यहाँ से देखो ना, आपको क्वालिफाई होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए, तो एमसीक्यू 60 का है। तो मेरा ख्याल अगर आप 40 का टारगेट रख लें और बाकी 20 जो 10 मार्क्स हैं वो तो आपके रेस्ट ऑफ अदर जो है वो आराम से आ जाएंगे। तो इसके लिए को आपको रटे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और अंडरस्टैंडिंग में आपको डिफरेंस जानने का पता होना चाहिए कि विजन क्या है, मिशन क्या है, गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरा ख्याल है शायद मैं अगर गलत नहीं कह रहा, तो मेरी तो एक हैबिट है कि मैं बच्चों को जब तक क्लैरिटी ना हो मैं आगे नहीं जाता। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि ये ऐसे है, बस ऐसा है। मैंने अभी, आप मेरी बात सुनिए, मैंने बेंचमार्किंग का लफ्ज़ आया, बेंचमार्किंग के साथ मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हालांकि वो मैं अभी डिस्कस ना भी करता तो, लेकिन आपको एक कंपैरिजन पता चल गया है।
कि बेंचमार्किंग के साथ मैंने आपको R&D बताई, री इंजीनियरिंग की बताई, और ताकि पता हो जाए। अब ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कल को बड़े आराम से आप लिख सकते हैं कि री इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ कंपनी इज इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू क्रिएट समथिंग न्यू प्रोडक्ट। बेंचमार्किंग में आप ऐसा नहीं कहते। बेंचमार्किंग इज अ वे वेयर दैट यू आर फॉलो someone other form, तो आप you can write in your own words like it। मेरा ख्याल नहीं है कि आप कोई आपको बुक की कोई किताब की डेफिनेशन याद करने की तो जरूरत नहीं है यहाँ। राइट सर। हाँ नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ये मेरे वाली कैसी चल रही हैं आप लोगों की? आर यू फील कंफर्टेबल? यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर, यस सर। नहीं, मेरे सामने तो आप कहेंगे नेचुरली। सर लिटरली कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, मतलब मजा हाँ आ रहा है जी पढ़ने में। सर, हमें कॉन्सेप्ट ही चाहिए, हमें यही वजह ना कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आना, सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। अब पहले पेपर होता था बहुत सिनेरियो बेस्ड, अब सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है, एमसीक्यूज बेस्ड आना, तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यही काफी हमारे लिए। और तो बहरहाल मैं अपने इस रीजन में आई एम फेमस विद रिस्पेक्ट टू माय कॉन्सेप्ट वाइज। मैंने बताया था कि आई हैव अ डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स, डाइवर्सिफाइड नॉलेज। आप जिधर से आएंगे यासिन जमाल इंशाल्लाह वहाँ से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा। ठीक है सर जी? वैसे मुल्तान से कोई बच्चा नहीं आया स्टूडेंट नहीं, ऑनलाइन? मुल्तान से अभी कुछ आए हैं, एक आध है, और एक का अभी कल मुझे मेरे स्टूडेंट हैं वो उन्होंने मुझसे EM पढ़ी थी। ही इज सपोज टू ज्वाइन, उसको ID वगैरह भी इशू होना है, तो मंडे इज सपोज टू बी ज्वाइन आई थिंक नेक्स्ट में। ओके तो गुड। एक और भी हैं, वो उन्होंने मुझे मैसेज किया था, वो मेरे पहले स्टूडेंट भी हैं शायद, नहीं वो लाहौर से थे, अब मेरा ख्याल जॉब कर रहे हैं वहाँ पे। और जो जिनको अजीम आप कह रहे थे कि जी उन्होंने मुझे बताया था कि यासिन भाई, वकास की बात कर रहा था सर, वकास। हाँ हाँ, ठीक है जी। तो ऐसा है, एनी हाउ आई थिंक, तो मेरी ख्वाहिश है कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, हम एक बहुत अच्छा एक ग्रुप बना के एक ऐसी एग्जाम्पल इंशाल्लाह देना चाहते हैं कि जिसमें यू ट्रूली फील। अब देखो, ये अगर आप कभी मेरी फिजिकल क्लासेस में हो ना, तो मैं चीज़ों को अमलन करके दिखाऊंगा आप लोगों को भाई ये चीज़, और आप सारी उम्र इसको भूलेंगे नहीं। ऐसी मैं एग्जाम्पल आप लोगों को दे सकता। अभी एक प्रॉब्लम यह है कि हमारे दरमियान एक जो है कर्टन है, और कर्टन में यह है कि हम वो चीज़ें उस तरीके से डिस्प्ले नहीं कर सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते। बट एनी हाउ आई थिंक इंशाल्लाह, मैंने पहले ही बताया था कि मेरी कोशिश होगी कि आप तक एक अच्छी यादें, एक अच्छा इमेज मैं छोड़ के जाऊँ। इंशाल्लाह। तो कोई जी और क्वेश्चन वगैरह कोई बात? अच्छा जी, ये मैं काइंडली आप लोगों को मैंने ना ये शेयर कर दी थी। ये एक है, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में ये थोड़ा सा मैं बता दूं। ये वाइडाज ये इंटरनल एनालिसिस के हवाले से है, और इसके अंदर ना ये 4 चीज़ें माय डियर बड़ी अहम है सुसन। ये वो RBV, रिसोर्स बेस्ड व्यू, वैल्यू चेन एनालिसिस, और ये व्रियो मॉडल जो है, और ये सॉर्ट एनालिसिस पहले हम देख चुके हैं। बहरहाल ये व्रियो, VCA, वैल्यू चेन एनालिसिस, और RBV, ये आपके जो टूल हैं जो हम यूज़ करते हैं। और ये फिर रिसोर्स बेस्ड व्यू क्या है, और व्रियो क्या होता है, और व्हाट स्टैंड्स फॉर दिस वन, व्रियो की एक्सप्लेनेशन, और ये VCA है, और सॉर्ट एनालिसिस, दिस लाइक। तो ये हम फिर ये है आपका वो वैल्यू चेन, और ये वैल्यू चेन भी माइकली पोर्टर ने दिया है हमें, और उसकी मैंने बताया था 4 चीज़ें बहुत अहम है। नंबर 1, एक जो हमने डायमंड मॉडल, नंबर 2 ये जो 5 फोर्सेस ऑफ एनालिसिस, दिस वन वैल्यू चेन एनालिसिस, और जेनरिक स्ट्रेटजीज लाइक। ये मैं बार बार रिपीट इस वजह से करता हूँ क्योंकि एग्जाम में MCQs में ये चीज़ें वो पूछ सकती हैं, कर सकती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम इंशाल्लाह विल बी टॉक नेक्स्ट टाइम। तो होपिंग सर फर्दर। सर अपना नंबर रिपीट कर दें ज़रा, व्हाट्सएप नंबर। 0321 636 8747। थैंक यू। चलें जी, मेरा ख्याल अभी को क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू आर सपोज टू डू, और नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह इसको ऑन मंडे मुलाकात रहेगी आपको उनके साथ। और इंशाल्लाह।
के दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, लेकिन जवाब मैं आप लोगों को जब आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं क्योंकि ऑरल वे में बता सकूंगा, लिख के तो जाहिर बात है दिस वुड बी अ बिट डिफिकल्ट। ओके जी, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। ओके, खुदा हाफिज़।